चलिए जी। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन। काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट है। काइनेमेटिक्स को हम 3 पार्ट में पढ़ाते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। ठीक है, 3 मोशन होती है इसमें। सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स जो है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, मतलब ना काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मैकेनिक्स को ना। काइनेमेटिक्स का अलग से क्यों बनाया, डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स अलग अलग क्यों बनाए, क्या होता है इनमें, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में? किस में? काइनेमेटिक्स में। उसमें क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन मतलब किस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, किस टॉर्क की वजह से मोशन हो रहा है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें किसी कार के बारे में बोल दिया कि ये वाली कार इतनी वेलोसिटी से जा रही थी और इतना इसका एक्सेलरेशन था, तो मुझे बताओ इतने टाइम बाद कहाँ होगी। सो वी आर स्टडिंग द मोशन बट विदाउट गोइंग इनटू द कॉज। कॉज मतलब कौन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कितना फोर्स लगाया, उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते। किसी ने मोशन प्रोवाइड कर दी और हम उसी मोशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स जब आएगा, डायनेमिक्स में जैसे एनएलएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रोटेशनल डायनेमिक्स, तो वहां पे हम टॉर्क वगैरह के बारे में बात करते हैं, रोटेशनल मोशन के कॉज के बारे में बात करते हैं। तो ये डायनेमिक्स में आता है, ठीक है, जहां पे हम कॉज के बारे में बात करते हैं, मतलब फोर्स और टॉर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो काइनेमेटिक्स उसका सबसे पहला पार्ट विच इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। इसको रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी को बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसे भी बोला जाता है ना। तो मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही चीज है। सो पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा, पार्टिकल हमेशा एक लाइन में मोशन करेगा, ठीक है। तो क्या पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है? अगर एक पार्टिकल लाइन में मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, तो क्या पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे? कैसे? यस। ऐसा कोई केस जिसमें पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सके? पार्टिकल लाइन में जा रहा है, तो क्या पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है? लाइन में चलना है उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेक्टिलिनियर कैसे हो जाएगा? सर्कुलर हो गया ना, वो तो पाथ पे चला गया ना। देखो कुछ रेक्टिलिनियर मोशन के कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे आगे की तरफ जाऊं और फिर वापस पीछे आ जाऊं। दिस इज अ रेक्टिलिनियर मोशन, मैं एक लाइन में गया वापस आ गया, ठीक है। मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकूं, ये ऊपर जाए और ऊपर से नीचे आ जाए, दिस इज ऑल्सो रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ थी और नीचे जब आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ हो गई। ये वाली बात सारी की सारी समझ में आ रही है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में ऐसा नहीं है। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन में हमेशा वो एक लाइन में रहेगा, ठीक है ना। आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, दिस इज अलाउड, लेकिन उस लाइन को नहीं छोड़ेगा। राइट और लेफ्ट मूव नहीं करेगा, आगे पीछे, मतलब जैसे लाइन में अगर तुम बोलो एक तरफ को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक को बैकवर्ड डायरेक्शन, हाँ दिस मोशन इज पॉसिबल कि वो डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सकता है, लाइन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आई। तो रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, ये सारे के सारे इसी के पार्ट हैं। फिर इसके बाद हम जो है काइनेमेटिक्स में दूसरा पार्ट जो पढ़ते हैं दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में होती है ना वो मोशन, इस तरीके का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और फिर इन दोनों का इन दोनों में फिर हम रिलेटिव लगाना सीखते हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर में और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रिलेटिव लगाते हैं, तो रिलेटिव मतलब इसका तीसरा पार्ट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन ही प्योरली नहीं पढ़ेंगे, पहले हम मोशन के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। सो मोशन के पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने वही बोला ना कि रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने से पहले हम मोशन के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो वो मोशन के जो पैरामीटर हम पढ़ते हैं वो इन जनरल पढ़ते हैं हम लोग ना, तो इसीलिए इसको हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे अभी ना। अभी रेक्टिलिनियर मोशन टॉपिक का नाम नहीं डालेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में भी वो भी मोशन के पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द मोशन। तो कुछ मोशन के पैरामीटर हम वो पहले डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन पे, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। स्टार्टिंग हम रेक्टिलिनियर से नहीं कर रहे हैं, मोशन पैरामीटर पढ़े, उसमें हाँ कुछ क्वेश्चन होंगे जो रेक्टिलिनियर के होंगे, लेकिन मोशन पैरामीटर के बाद फिर हम मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट विल बी प्योरली रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। फिर हम उसको करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मोशन पैरामीटर्स के बारे में। तो जो आपने तुरंत बोला ना कि सर वो कई में डायरेक्शन चेंज होती है, पहले नॉर्थ में जा रहा था फिर ईस्ट में जाने लगा, ऐसे जो केसेस आते हैं वो पैरामीटर में डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो मोशन के कुछ पैरामीटर्स हैं,
और इनको अगर तुमने समझ लिया अच्छे से तो ये टॉपिक ऐसे ही खत्म है। और ये टॉपिक ही नहीं, 50% मैकेनिक्स ऐसे ही खत्म हो जाएगी अगर ये मोशन के पैरामीटर आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए। तो सबसे पहला मोशन का जो पैरामीटर है ना, दैट इज दी पोजीशन वेक्टर। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? वेक्टर में हमने थोड़ी सी इसके बारे में बात भी की थी, लेकिन अब हम इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में एक बार बात कर चुके हैं और अब हम दोबारा बात कर रहे हैं, तो अब हमें ये एकदम क्या हो जाएगा, सॉलिड तरीके से हमें आ जाएगा ये। सो पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना होता है। व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम क्या होता है भाई? मैंने पहले भी बताया था। हाँ, क्या निर्देशांक? हाँ, मतलब जो तुम्हें निर्देश दे रहा है कि ये ऐसे जाना है, ठीक है, मतलब पर उसको बोलते हैं, एक तरीके से तुम ऐसे कंसीडर करो कि यही है मोशन को देखने वाला बंदा जो आपको बताएगा कि कौन कहां चल रहा है। सो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो या इसी को अपना ऑब्जर्वर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है, पर बहुत काम की चीजें, बहुत मोटी चीजें ये ना। तो डीपीपी है ना, दे दो एक डीपीपी ना, ये रही। आज ये वाली डीपीपी सॉल्व करेंगे हम लोग ना, ठीक है। एक एक 2 पेज है ना, ये पता नहीं क्या कर देते हैं नोट्स, ये वाले। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे एक पार्टिकल है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो स्टार्टिंग में पार्टिकल जहां पे होगा, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगा। मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, ठीक है, ऐसे मोशन करके इस रास्ते बी वाले पॉइंट पे पहुंच गया। बी क्या है? फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन हो गया। बी इज द फाइनल पोजीशन एंड ए इज द इनिशियल पोजीशन। तो अब हम इनका पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? हम इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, मतलब इनिशियल पोजीशन हो गई है, और ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक समझने के लिए मतलब अभी कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको आर आई वेक्टर लिख देते हैं, और ये हो गया आर एफ वेक्टर। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई, वाई आई और जेड आई लिख दूं, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स एफ, इधर की तरफ नहीं लिखते, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसके कोऑर्डिनेट एक्स एफ, वाई एफ एंड जेड एफ अगर लिख देता हूं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? आर आई वेक्टर को, आर आई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई आई कैप, वाई आई जे कैप, हाँ, प्लस का जेड आई के कैप। हाँ भाई नितेश, समझ में आ रहा है? फाइनल पोजीशन वेक्टर एक्स फाइनल आई कैप, वाई फाइनल जे कैप, प्लस का जेड फाइनल के कैप। ये तो हो गए इनके पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर डिफाइन होते हैं। अब देखो, कोई भी पार्टिकल मोशन में कब कहलाएगा? बताओ जल्दी से, मोशन में कब कहलाएगा पार्टिकल? जब उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो टाइम के साथ, तो उस पार्टिकल को हम बोलते हैं। सो इफ पोजीशन वेक्टर changes with time, then particle is said to be in motion, ठीक है। particle is said to be in motion with respect to in particular frame of reference, ठीक है, particular फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा हो सकता है कि एक रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज ही ना हो रहा हो, लेकिन दूसरे में हो रहा हो, मतलब दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, एक के रेस्पेक्ट में ना चल रहा हो लेकिन दूसरे के रेस्पेक्ट में चल सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट और मोशन जो टर्म होते हैं ना, रेस्ट और मोशन, दे आर द रिलेटिव टर्म। दे मतलब विदाउट ऑब्जर्वर देयर इज नो मीनिंग ऑफ द रेस्ट एंड मोशन। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे या मोशन में विदाउट डिफाइनिंग दी ऑब्जर्वर। तो आपको ऑब्जर्वर हमेशा बताना पड़ेगा, एक रेफरेंस फ्रेम हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा, इस फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट चल रहा है या इस फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है ना। ओके,
तो मोशन की बात समझ में आ गई। मोशन कब होगी? जब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। मतलब पोजीशन वेक्टर चेंज होना चाहिए, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे जेड चेंज हो, चाहे एक्स और वाई चेंज हो, वाई और जेड चेंज हो, चाहे एक्स और जेड चेंज हो, चाहे तीनों चेंज हो। अगर मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो क्या चेंज होगा? ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर पार्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो ओनली वाई कोऑर्डिनेट। जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, जेड एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ, एक्स वाई प्लेन में जा रहा होगा तो एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे, और बाहर की तरफ भी आ रहा होगा तो जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो ये बात समझ में आई। इन तीनों में से आई कैप, जे कैप और के कैप में से कुछ भी चेंज अगर हो रहा है मतलब पार्टिकल इज इन मोशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। ये जो हमने ऑब्जर्वर डिफाइन कर दिया ना यहाँ पे, ये ओ, दिस इज आवर ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। मतलब मोशन के लिए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का चेंज होना जरूरी है। ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई। तो पोजीशन वेक्टर सबसे फंडामेंटल पैरामीटर हो गया एक तरीके से, जहां से हम बात करना चालू करेंगे। अब हम मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पार्टिकल का ऑब्वियस बात है पोजीशन वेक्टर तो चेंज कराएंगे। जब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज होता है ना, तो वो दो पैरामीटर और आते हैं, और उन दोनों पैरामीटर को बोलते हैं कि पार्टिकल जब चल रहा होता है ना तो वो डिस्टेंस कवर करता है और डिस्प्लेसमेंट। दो मोशन पैरामीटर और आएंगे। तो पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल मोशन में है मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। ठीक है ना, इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होंगे। तो अगले पेज पे क्या करते हैं हम, जो है इन दोनों को भी, दोनों पैरामीटर को भी डिफाइन कर लेते हैं। सो पहला पैरामीटर हमने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा पैरामीटर हमने डिफाइन किया डिस्टेंस। ठीक है, बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हर चीज को हम लेके चल रहे हैं कवर करके, थ्योरी में मतलब पूरा कवर करेंगे हम ना। तो पहला पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपको आता है अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना आता है युक्ता? पक्का? गलती तो नहीं करोगी इसमें? देखेंगे देखेंगे। ये एक चीज और बता देता हूं मैं, ये सबसे पहला चैप्टर है, और इसमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर, इनके क्वेश्चन हमसे सही नहीं होते। वो खासतौर पर इसका तो मतलब बहुत बार अच्छों को मतलब धोखा दे देता है ये क्वेश्चन जो है। अभी इसमें ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए डीपीपी में, जो आप लोगों को भी धोखा देने वाले हैं। ठीक है ना, खैर अभी से डरने की जरूरत नहीं है, एक गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये हमारा 9th-10th में पढ़ाई जाने वाली डेफिनेशन है बच्चों वाली ना, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है जो कि पार्टिकल की फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर रहा होता है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। सो अ वेक्टर जॉइनिंग, देखो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना। मैं मानता हूं तुम अच्छे हो, तुम्हें सब आता है, लिखते जाना। ठीक है ना, हाँ लिखते जाना। मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें तुम नहीं सीखोगे, अभी तो बेसिकली स्टार्ट किया ना, इसलिए। अ वेक्टर जॉइनिंग फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करवाते हैं हम इनिशियल पोजीशन से। इट इज द शॉर्टेस्ट, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of particle। ठीक है, यहां तक मुझे कोई परेशानी लग नहीं रही तुम लोगों को होगी। डिस्टेंस क्या होता है? हाँ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय दी पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के द्वारा एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर की गई होती है ना, एक्चुअल लेंथ जो कवर की गई होती है, उसको बोलते हैं हम, हाँ डिस्टेंस स्केलर होती है, ये सबको पता होगा। डिस्टेंस इज स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी। ओके,
डिस्टेंस स्केलर होती है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या होता है, डिस्टेंस इज नेवर लेस देन, यस, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, ऐसे भी लिख सकते हो ना, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, नेवर डिक्रीजेस, इसका ग्राफ कभी भी डिक्रीज नहीं होगा टाइम के साथ, ये ध्यान रखना, विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ इसका ग्राफ कभी भी, डिस्टेंस नेगेटिव तो होगा ही नहीं वैसे भी ना, नेगेटिव तो होता नहीं, पॉजिटिव ही होगा हमेशा ना। ओके, और देखो डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना, वेक्टर है वो तो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग ना, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होता है इससे। अच्छा मुझे ये बताओ कि व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस व्हेन, सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट ना, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन दी, पार्टिकल मूव्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है, पार्टिकल मूव्स विदाउट, यस, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कई बार बच्चे पता है क्या होता है, बच्चों को पता है क्या याद रहता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम इफ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन, पर उसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना ऊपर फेंकने वाला पेन को, पेन जब ऊपर जाएगा ना, ऊपर से जब नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, उसमें डायरेक्शन चेंज हुई, रेक्टिलिनियर मोशन था लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, ऊपर गया और नीचे आया, सो रेक्टिलिनियर बोलना सही नहीं है, इसको ऐसे बोलना चाहिए कि विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में चलता रहे ना अगर पार्टिकल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, समझ में आया? ओके, इसको नोट कर लो और फिर मैं तुम्हें इधर दिखाता हूं इस डायग्राम में ना, इस वाले डायग्राम में जब आप जो है ना ये करोगे ना, क्या कहते हैं, ये जो वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, एस वेक्टर, ठीक है, और ये जो है ना इसका पाथ है, पार्टिकल का पाथ ही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पाथ से कोई लेना देना नहीं, उसको मतलब नहीं तुम कहां घूम के आए, कहां क्या करके आए, उसको तो ये मतलब है तुम कहां थे और अब तुम कहां हो, दैट्स ऑल। 3 मोशन पैरामीटर हो चुके हैं हमारे कवर ना, क्या ये बात आपको यहां तक कोई परेशानी किसी भी तरीके की? ये एस वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, एस वेक्टर इज, यस, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे तो उसका तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं, जीरो होगा, है ना, तो मोशन होना जरूरी है उसके लिए ना, पोजीशन वेक्टर का चेंज होना जरूरी है। क्या यहां से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हो? इसमें से कौन सा वाला एस वेक्टर कैसे फाइंड करूंगा मैं? क्या तुम्हें यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है? दिस वेक्टर उसके हेड पे इसकी टेल रखी हुई है, हाँ भाई दिख रहा है, तो ये फाइनल वेक्टर होगा, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, आर फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू आर इनिशियल वेक्टर प्लस का एस वेक्टर, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एस वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है ये वाला तो, ठीक है, ऐसे करके हम जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं। नहीं, इसको अपन लिख देंगे फिर एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई, हाँ मतलब इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो ना, तो आई कैप जे कैप आप उसको लिख सकते हो वहां से ना, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास ना। 3 मोशन के पैरामीटर हुए हैं अभी तक ना, अब बढ़ते हैं अगले मोशन पैरामीटर पे, ठीक है। अगला मोशन पैरामीटर कहलाता है, क्या कहलाता है अगला मोशन पैरामीटर, क्या होता होगा अगला, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एवरेज स्पीड, ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये अगले 2 में मोशन पैरामीटर हैं। इन पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है एक क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी वाला, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये बहुत आसान है, अभी बताएंगे ना हम। एवरेज स्पीड,
अगर तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना आता है तो फिर तो ये आसान है। सो एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, देखो एवरेज का ये सिंबल होता है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है, जो टाइम लगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। अब तुम्हें पता है ये चीज क्या है, वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहले तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्या ये यहां तक क्लियर है जो अभी तक बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं तुम्हें कुछ वैसे बताता हूँ। मान लो एक पार्टिकल ऐसे गया L1 डिस्टेंस, फिर वो इधर से लौट के आ गया L2 डिस्टेंस जो है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये L1 डिस्टेंस गया और यहां से लौट के आ गया L2 डिस्टेंस, यहां पे आ गया, दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन ये हो गई। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसने T2 टाइम में कवर की थी, ये डिस्टेंस इसने T1 टाइम में कवर की थी, ये इसकी इनिशियल हो गई, ठीक है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी यहां से, हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहां से इसकी, वो जो नीचे वाला डिस्टेंस है ना, नीचे वाला ये वाला L2, क्यों, क्योंकि इनिशियल से अपन उधर है। पहली बात, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट नहीं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये, फाइनल क्या है, ये, इसको ज्वाइन करता हुआ वेक्टर कौन सा होगा, ये होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, L1 माइनस का L2, और टाइम इंटरवल क्या होगा, T1 प्लस का T2 के बराबर। हाँ भाई, समझ में आया, ठीक है। ये तुम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझो कि डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर, ठीक है ना। ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है, आराम से इस तरीके से। ये क्या होता है, स्केलर होता है। अगर तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना आता है ना, तो एवरेज स्पीड भी फाइंड आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब इस वाले, अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करूं, क्या आ जाएगी इस वाले, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, L1 प्लस का L2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस का T2, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम तो दोनों का सेम है, ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसा रिलेशन है वैसे इनके बीच में होगा। क्लियर है भाई, पक्का यहां तक, ठीक है ना। अगला मोशन पैरामीटर, दैट इज दी, इससे ऊपर कौन आएगा, वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। स्पीड को बाद में बात करेंगे, स्पीड बहुत छोटा सा है, मतलब ना वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल चले। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब पता है क्या होगा, यूनिफॉर्म वर्ड जब ऐड हो गया ना किसी वेक्टर के साथ, मतलब नीदर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग नॉर मैग्नीट्यूड। तो अगर एक पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई परेशानी यहाँ तक, जो 5 पैरामीटर अभी तक बताए, पांचों में कोई परेशानी, तो अब आ जाते हैं 6वें पैरामीटर पे। अब 6वां जो पैरामीटर है ना, ये बड़ा मजेदार है, ठीक है ना। इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, या इसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, यस, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे इसको। देखो, ये मान लो एक ऑब्जर्वर है और यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है ना। यहां पे क्या है, ऑब्जर्वर हो गया और यहां पे एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है।
आर वेक्टर ना लिख के हम इसको, क्योंकि जब रेक्टिलिनियर मोशन होती है ना तो हम सिर्फ एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होता है उस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स से या वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं एस वेक्टर। अब अगर इसके पास वेलोसिटी है तो क्या होगा, दिस एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज। इस वेलोसिटी की वजह से थोड़ी देर बाद पार्टिकल आगे चला जाएगा, तो इस पार्टिकल के एक्स में जो चेंज आया ना हम उसको बोल रहे हैं डेल्टा एक्स, और ये जो चेंज आया है ना ये इन डेल्टा टी टाइम आया है, ठीक है ना, डेल्टा टी टाइम में आया है। तो हम जो वेलोसिटी डिफाइन करेंगे ना वो लिमिट लगा देंगे कि टाइम जो है हमने बहुत छोटा लिया है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये एक तरीके से ना रेट ऑफ चेंज हो गया। तुम्हें मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था ना ये क्या बन जाएगा, तो v इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी बन जाएगा। तो वेलोसिटी बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का जो टाइम रेट ऑफ चेंज होता है वो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इज द dx डिवाइडेड बाई dt, x को, या और हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और v इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt, ठीक है ना। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम होते हैं, हम लिख रहे हैं ना v इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू ds बाई dt, x इज द पोजीशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या ये दोनों सेम होते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, क्यों नहीं होते? तो मतलब चेंज इन पोजीशन को लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन होता है ना, मतलब एक्स रेट से पोजीशन चेंज करना उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट। ऐसे याद रखो, अगर पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे था तो उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका पोजीशन सेम होगा। अगर पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे नहीं था, अभी समझ में नहीं आया होगा, सुनो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हो गया एक्स इक्वल टू 0, पार्टिकल यहीं पे था टी इक्वल टू 0 पे ना, ये पार्टिकल चल के कहां पहुंच गया, मान लो यहां पहुंच गया, एक्स डिस्टेंस इसने कवर कर ली, इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये समझ में आया, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मान लो एक पार्टिकल जो है ना टी इक्वल टू 0 पे एक्स नॉट पे था, एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं था, कहां था, एक्स नॉट पे, ये एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, यहां से चला पार्टिकल, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल का। लेकिन इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट प्लस का एक्स नॉट के बराबर होगा। लेकिन जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये ds बाई dt आ जाएगा और ये भी dx बाई dt आ जाएगा, और लकीली जब तुम इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dt इज इक्वल टू ds बाई dt आ जाएगा, क्योंकि ये चीज तो फिक्स है। सो इनका रेट ऑफ चेंज बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का, बट इन दोनों का बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ, वेलोसिटी और ये दोनों समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब हमें ये पता लगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt है ना, और v इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt है। अच्छा, थोड़ा सा अगले वाले पेज पे चलते हैं, क्योंकि अब इसके बारे में मैं सारी की सारी कहानी वेलोसिटी के बारे में मैं तुम्हें एक ही साथ बता दूंगा, मतलब ना ग्राफ तक सारा बता देंगे हम ना। अभी क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना, एक बार सारे मोशन पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि फिर इनमें सब में आपस में मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चंस ना। कई बार जो पहला ही क्वेश्चन है वो वेलोसिटी भी उसमें दे रखी है, तो फिर तुम परेशान होगे ना। तो वेलोसिटी तक डिफाइन कर लेते हैं, एक्सेलरेशन वाले एक साथ डिफाइन करेंगे। लिख लो भाई, लिख लिया, लिख नहीं रहा है तो देख गड़बड़ करेगा। अब तो इतनी देर से लिखना चाहिए था ना, स्टार्टिंग से सब नोट करना चाहिए साथ के साथ ना। इसके लिए पेजेस छोड़ के आगे से लिखना चालू कर दें, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे। x अगर आपको फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, क्या दे रखा है तुम्हें, x जो है ना पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आपको फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। कई बार तुमने देखी होगी x की इक्वेशन दे रखी होती है, x इक्वल टू टी की पावर 2 माइनस का 3t समथिंग टाइप की ना। तुमसे अगर वेलोसिटी पूछे तो तुम क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट कर देना,
ये तो बहुत आसान है। अरे सर ये क्या बता रहे हो, मतलब ना ये तो हमें भी आता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर x और t का ग्राफ दे रखा है, ऐसे भी तो क्वेश्चन होते हैं कई बार, तुम्हें x और t का ग्राफ दे रखा होता है, अब वेलोसिटी कैसे पता करोगे? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन x वर्सेस t गिव्स अस, ठीक है ना, वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? यस, नहीं x का नहीं होता वो। तो जैसे तुमने कहा कि यहां पे मुझे इस टाइम पे t1 पे मुझे वेलोसिटी बतानी है, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना, इसका एंगल अगर θ1 पता है तो वेलोसिटी एट t1 कितनी आ जाएगी? tan θ1 के बराबर। y टू y, ये इसमें क्यों आएगा वो, ठीक है ना, समझ गए? ऐसे करके अगर तुम्हें एंगल पता है तो वेलोसिटी पता करने के दो तरीके, ग्राफ से और इससे, ठीक है ना। अब तो लिखना चालू कर दे, जगह छोड़ दे, पिछले जो जितना भी बताया ना उसके लिए। अगला वाला पेज भी शायद आ जाएगा काम, अगले पेज से ले, साथ ही साथ लिखा करो। डन। तो वेलोसिटी पता करने के दो तरीके होते हैं, मतलब ना जनरली इनमें से कोई आपको एक, नहीं इसमें नहीं, एरिया नहीं आता, इसमें नहीं आता। अब मैं बता रहा हूं ना तीसरा चीज, इफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है एंड डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड, उल्टा चलना हो अगर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, दो तरीके क्वेश्चन होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो हमें पता था कि डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी आती है। चलो ये गिवन है, ये पूछा है तो डिफरेंशिएट करेंगे। ये गिवन हो और ये पूछा हो, वेलोसिटी गिवन हो और क्या पूछा हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तो क्या करेंगे? हमें पता है कि ds डिवाइडेड बाई dt ये वेलोसिटी होता है, और ये फंक्शन गिवन होगा हमें, ये गिवन होगा, ठीक है ना। टाइम का फंक्शन मान लो वेलोसिटी 2t माइनस का 1 दे रखी है, तो उसको हम यहाँ पे लाके रख देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, s को इधर ले आएंगे और ये वेलोसिटी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको टाइम का फंक्शन लाके रख के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट पता करने का ये तरीका होता है। रुक जाओ, डिस्प्लेसमेंट को और क्या बोलते हैं? एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल। कई बार पोजीशन पूछी होती है तुमसे, वो भी आप पता कर लोगे, कर लोगे। अच्छा, ये जो चीज है ये क्या होती है? एरिया अंडर वेलोसिटी। कल ही इंटीग्रेशन में पढ़ाया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर हमें देखो, मैं हर एक तरीका बता दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का ना। तुम्हें टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है, आपको इस तरीके का ग्राफ दे रखा है सपोज, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा ना, मान लो ये वाला एरिया A1 है, तो इस एरिया को बोलते हैं माइनस का A2, नीचे वाले को नेगेटिव का बोलते हैं। ये उल्टी डिस्टेंस चलिए और ये एक डायरेक्शन में चलिए। तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट लिखना है इस एरिया से, हाँ, तो वो A1 माइनस का A2 होगा। और तुम्हें अगर डिस्टेंस लिखना है, ठीक है ना, तो दोनों एरिया को पॉजिटिव का लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। और एरिया अंडर द कर्व जो होता है किसका, वेलोसिटी और टाइम का, वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर हमें इनके एरिया पता है तो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो या तो तुम्हें ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा, और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इतनी इंफॉर्मेशन में? हमने इनका आपस में किस किस के साथ रिलेशन देखा, हमने जो जो पढ़े थे। हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का देख लिया कि इससे ये पता कर लेंगे। हमने डिस्टेंस का भी थोड़ा आइडिया ले ही लिया। एक चीज बीच में रह गई, एवरेज। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी, क्या ये दे रखा हो तो तुम एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हो? भाई अगर तुम्हें कभी भी एवरेज वेलोसिटी पूछे कोई, तो उसका क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, गिवन क्या है तुम्हें, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और तुम्हें पूछ लिया किसी ने एवरेज वेलोसिटी, तो अब क्या करेंगे, तो हमें पता है ना यहां से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज शायद तुम लोगों को थोड़ी पता थी, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया ना, रिलेट कर पाओगे कि अगर ये मतलब तुम्हें जब भी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी होगी ना, या तो तुमसे पोजीशन पूछेगा, या तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, या तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, या एक्सेलरेशन पूछेगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वो तो आगे की बात है। लेकिन जितना अभी तक तुम्हें पढ़ाया ना उसमें से क्या क्या बन सकता है, ये तीन चीजें। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड पूछी हो तो फिर इस इंटीग्रेशन में हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे फिर ना। डिस्टेंस फाइंड करना एक अलग बहुत टेढ़ी खीर है, डिस्टेंस फाइंड करना ना। अब आ जाते हैं स्पीड पे, अपन ने एक और मोशन पैरामीटर के बारे में बात करनी है ना, स्पीड। ये स्पीड क्या होता है? हाँ, The rate at which distance is covered per unit time. मैं बोलूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। डायरेक्शन उड़ा दो उसके साथ, डायरेक्शन मत बोलो। तुमने बोला एक बाइक लेके जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये मत बताओ किधर जा रहा है, तो तुम स्पीड बता रहे हो। तुमने कहा बाइक लेके जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है ना, समझ गए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो डिस्टेंस जो होती है ना, अच्छा स्पीड कैसे लिखोगे? तो स्पीड लिखने का तरीका बच्चों देखो, ये जो होता है ना, कई बार तुमने देखा होगा, मॉड ऑफ वी वेक्टर इज द स्पीड। अभी आगे जाके एक चीज और आएगी तुम्हें समझ में, डी वी बाई डी टी, डी मॉड वी बाई डी टी, यही है। ठीक है, हाँ वो सब ना इसी में से आता है। ठीक है, और तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह में भी आ ही जाता है वो। तो स्पीड क्या हो जाएगी, वी वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर कभी भी तुमसे कोई डिस्टेंस पूछे तो अब तुम क्या करोगे, इस वेलोसिटी वेक्टर के मॉड का इंटीग्रेशन करोगे। मतलब वेलोसिटी अगर कहीं नेगेटिव हो रही है तो उसको पहले पॉजिटिव करके इंटीग्रेशन में पुट करोगे। ठीक है, खैर मतलब ठीक है, स्पीड अगर पता है ना तो हमें फिर पाथ से कोई मतलब नहीं। अगर हमें स्पीड पता है ना, कोई तुम्हें किसी ने बोल दिया कि कोई जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटे में कहाँ पहुंचेगा वो, क्या मतलब 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, चाहे वो कितने भी चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 120 किलोमीटर। ठीक है ना, तो स्पीड समझ में आया, ये समझ में आया, ये सारे के सारे मोशन पैरामीटर समझ में आ गए। अब एक छोटा सा और लास्ट में, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, और पता है कितना आएगा, ओवी इंटू टी के बराबर। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, एक्सेलरेशन के अलावा मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन के अलावा सब पढ़ा दिया। सो लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन दिस पार्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा है उतने पार्ट पे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का नीट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला। A particle travels half of the total distance with v1 and remaining with velocity v2, then find the average velocity of the particle if particle moves along the straight line without changing its direction. करो, half of the total distance v1 से half of the total distance with v2, इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं, 1/3 डिस्टेंस v1 से, 1/3 v2 से, 1/3 v3 से। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम पहला वाला कर लोगे तो फिर उनको भी कर लोगे। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए नीट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मतलब ना इसको तो तुम्हें सीख ही लेना है। ठीक
ठीक है। इस डीपीपी के क्वेश्चन और जो अगली डीपीपी मैंने जो दी है, जिसको हम फ्री में डिस्कस कराने वाले हैं आज, उस डीपीपी के क्वेश्चन टोटल मिला के क्वेश्चन हो जाएंगे हैं। हाँ जी 6 बजे 6 PM इसके टोटल क्वेश्चन 15 और उसमें 28। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन तुम्हारा एकदम सॉलिड हो जाएगा। इस वाले का, पहले वाले का इसको डिवाइड s1 by v1 plus s2 by v2 सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे v1 v2 है s1 देखो तुमने पता क्या गलती कर दी, S1 और S2 बराबर होंगे या नहीं होंगे भाई? टोटल डिस्टेंस का आधा, v1 v2 upon v1 plus बस खत्म। सो टोटल डिस्टेंस का आधा कितने से कवर कर रहा है ये? V1 से। और टोटल डिस्टेंस का आधा V2 से। तो हम टोटल डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? 2D मान लेते हैं सपोज ना। ये हो गई D यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक भी D हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये आएगा। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना? 2D के बराबर। टाइम कितना लगा? तो देखो ये चल रहा है यहाँ पे V1 से और यहाँ पे चल रहा है V2 से, तो यहाँ पे लगा होगा इसको T1 टाइम, यहाँ पे लगा होगा इसको T2 टाइम। तो T1 प्लस का T2। अब T1 की वैल्यू बताओ मेरे को। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो T1 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? VT के बराबर। तो V1 T1 इज इक्वल टू D। तो T1 कितना आ जाएगा? D डिवाइडेड बाई V1। और T2 क्या आ जाएगा? D डिवाइडेड बाई V2। इन दोनों को लाके यहां पे पुट कर देंगे, क्योंकि D तो हमने अपनी तरफ से माना है तो उसको काटना है हमें। तो एवरेज कितना आ जाएगा? तो 2D डिवाइडेड बाई D डिवाइडेड बाई V1 D डिवाइडेड बाई V2 विच कम्स आउट टू बी 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस का V2। ठीक है, लो जी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो जब भी आधी डिस्टेंस V1 से आधी डिस्टेंस V2 से कवर होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को तो हमें कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ मतलब समझते हो है ना, बहुत आता है ये ना, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। हाँ भाई, अ पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टोटल टाइम विद V1। अब टोटल टाइम का आधा टाइम V1 से चल रहा है, टोटल टाइम का आधा टाइम V2 से चल रहा है। देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, हाँ तो इसका आपको रिजल्ट याद है, पर मेरा काम था कि मतलब एक बार इसको करवाना। ठीक है, तो देखो भाई, मान लो इसको टोटल टाइम कितना लगा? T के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम इसको लग रहा है T के बराबर, तो पहले ही कितने से चल रहा है? V1 से। कितने टाइम तक? आधे टाइम तक। आधा टाइम बोले तो T/2 टाइम तक। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? V1 T/2 के बराबर। ये डिस्टेंस कवर करेगा ना भाई, V1 की स्पीड से T/2 टाइम में। अगला किससे चल रहा है? V2 से। अब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? V2 इंटू T/2 के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? V1 T/2 प्लस का V2 T/2। और ये कितने टाइम में कवर की गई है? T टाइम में। तो क्या आ जाएगा? V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी दी। ठीक है, इस वाले रिजल्ट को भी हमें याद रखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। जितना मैंने तुम्हें सिखाया ना, सारा के सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाना है। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए along the path A B C E F। A B C D नहीं गया, E F, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है along the diagonal C E। तो कैसे गया होगा ये पार्टिकल? A से चला, B गया, B से चला, C गया, C से यहां, और फिर E से F, यहां पहुंच गया है। पार्टिकल का रास्ता समझ में आया तुम्हें?
ये जो येलो वाला है ना, ये इसका रास्ता है, पार्टिकल का पाथ है ये। अब इन्होंने तुमसे पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर ए टू एफ, ए से लेके एफ तक आपको एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बतानी है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितनी से, 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? टाइम को हमें लिखना पड़ेगा। कैसे? इधर 10, ऊपर भी 10, फिर उधर 10 रूट 2, हाँ हाँ, इधर 10, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय डिस्टेंस। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड ना, शायद। तो डिस्टेंस, शायद, मतलब डिस्टेंस तो स्पीड ही होता है। हाँ, डिस्टेंस को मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन, मतलब नहीं, सबको आधा आधा करना है, मतलब 10 बाय 5 प्लस 10 बाय 5 प्लस 10 रूट 2 बाय 5 प्लस 10 बाय 5। चलो देखो, तो करो ना, सॉल्व तो करो, कर। तो ये देखना, पूछा क्या तेरे से, उसका फॉर्मूला देख क्या होता है, क्या क्या होता है एवरेज वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर होता है उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी लेंथ डिवाइड बाई टाइम से डिवाइड करते हैं। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? तो ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये कितना चला है, अगर तेरे को डिस्टेंस पता हो तो डिस्टेंस को तू 5 से डिवाइड कर देगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसने जो डिस्टेंस कवर की है ना बच्चों, डिस्टेंस कवर की है 10 प्लस का 10, ये 10 और ये 10, और ये डायगोनल है, नहीं ये 10 रूट 2 हो गया, और वो वाला 10, तो कितना हो गया 10, 3 प्लस का रूट 2 के बराबर। ये इतना मीटर चला है, ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर किया है? 5 मीटर पर सेकंड की रेट से। तो इसको टाइम कितना लगा? टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इसका टाइम हो गया। तो डिस्टेंस तो हमारे पास 10, 3 प्लस का रूट 5 आई, और स्पीड है इसकी 5 के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 3 प्लस का रूट 5 के बराबर, ठीक है। ये टाइम आ गया हमारे पास ना, 3, 2 रूट ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस का रूट 5। ओके, अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है ना, वो होती है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम ये देख रहे हो, ये बॉडी डायगोनल जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सर बॉडी डायगोनल है, यानी कि a रूट 3। हाँ इसका बॉडी डायगोनल जो होगा, बॉडी डायगोनल समझ में आ रहा है? ये देख, ये सामने वाला कॉर्नर और ये सबसे उधर पीछे की तरफ वाला कॉर्नर, उसका जो सबसे बड़ा डायगोनल जो होगा ना, बड़ा वाला, कितना होता है क्यूब का? रूट 3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास रूट 3 टाइम्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2 रूट 5 प्लस का 3, ठीक है। तो 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट के अंदर 5, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ये आ जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर आएगी? अलोंग द बॉडी डायगोनल, ठीक है ना, क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां तक जा रहा है। अच्छा, अगर तुम्हें इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो इसका एक और तरीका है पता करने का ना डिस्प्लेसमेंट को। क्या? इस वाली लाइन को मान लो एक्स एक्सिस, इस वाली को मान लो वाई एक्सिस, इसको मान लो जेड एक्सिस। ए के कोऑर्डिनेट लिखो 0, 0, 10 होगा या नहीं होगा? ए के कोऑर्डिनेट, ए इधर की तरफ, बाहर की तरफ आया हूं मैं, इधर नहीं गया उधर नहीं गया, सिर्फ बाहर आया हूं। इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे ना तुम, इधर और उधर 10, 10, 0, तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा ना, दिस माइनस दिस, मतलब 10 आई कैप 10 जे कैप माइनस का 10 के कैप, और इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट 10 रूट 3 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या ये समझ में आया? तो ये ऐसा क्वेश्चन था आ सकते हैं तुम्हारे नीट में भी ना, ये तो ऐसा क्वेश्चन है। हाँ बॉडी डायगोनल का, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
मतलब मैंने उन्हीं टाइप के थोड़े वेरिएशन के साथ बना दिए, जैसे अब ये वाला बनाया है। A part, the speed of the particle is 3 meter per second throughout both A, B, C, D path. ये path है, ठीक है। A, B, C, D, then find its average velocity vector if D is the origin. Average velocity vector बताना है, और पार्टिकल चल कहां से रहा है? A से। A से पहले B की तरफ आया, B के बाद नीचे गया C की तरफ, C के बाद D की तरफ आया। ये रैंप टाइप का है, ऐसे रैंप टाइप का है ये, ठीक है। तो हाँ, उधर से आया ऐसे, फिर नीचे गया, फिर इधर चल के यहां पे आ गया डी वाले पॉइंट पे। आपको बताना है इसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताना है कि इसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, और इसकी जो है करो ना, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व। इसका ये आ गया जो नीचे से डिवाइड हो गया 8 डिवाइड बाय टाइम 8 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम टाइम पता करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल करना है, ठीक है। तो इसका जो टाइम आएगा ना, वो आएगा बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। ये आएगा टाइम इसका। डिस्टेंस कितनी चला है? 10 मीटर, तो वो ऐसे आया, 6 मीटर नीचे गया, 8 मीटर ये, तो ये हो गया 24 मीटर। 10 प्लस का 6 प्लस का 8। और किस स्पीड से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से, तो 8 सेकंड इसको टाइम लगेगा वहां से यहां तक आने में। अब इन्होंने पता है हमें क्या बोला है, ओरिजिन का मानना है हमें डी पे, ठीक है। तो ए पॉइंट के, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इधर कितना जाना पड़ रहा है? 8, 6, तो 8, 6, माइनस का 10 पीछे की तरफ जाना पड़ा है उसके लिए ना। ये क्या हो गया? 0, 0, 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा? एस वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इनिशियल वो वाली है, तो माइनस का 8 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप, 10 के कैप, ठीक है। और अब इसको क्या कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, वेक्टर पता करना है हमें ना, तो एस वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो माइनस का आई कैप आएगा, माइनस का 3/4 जे कैप आएगा, प्लस का 5/4 के कैप आएगा। दिस विल बी द आंसर। इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेना, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल के करना चाहते हो, हाँ। पर वो वेक्टर पूछा है ना, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर तो ये बनेगा ना हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा बढ़िया लग रहा है ना, क्वेश्चंस जो पढ़ा है उस पर वैसे ही करा रहा हूँ। यही बताया मैंने कि पोजीशन वेक्टर और वो सब डिफाइन करना, हाँ। मतलब अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है तो फिर इजी लगेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जैसे जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से क्वेश्चन भी अच्छे कराता हूँ। जैसे ना अगर देखा जाए तो मैंने कितने पैरामीटर कराए, तो मैं 4, 6, 7, तो उन पे हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं अभी। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थोड़ा वेक्टर का ज्ञान, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वाला। A man moving in the xy plane travel 20 meter with 4 meter per second along the positive x direction, ठीक है, and then takes 127-degree turn towards his left and travel 50 meter with 10 meter per second in the straight line, and then and in the end takes 90-degree turn towards his right and cover a distance of 60 meter with 6 meter per second. Then find the average speed and the average velocity of the पार्टिकल। कुछ नहीं है, मतलब तुम अगर इसको ढंग से डायग्राम बनाओगे, पेन और पेपर चलाओगे ना, तो हो जाएगा। करो, ट्राई करो जल्दी से।
मैं भी इसका डायग्राम 60 by 30 रहेगा उसका एवरेज स्पीड। मैं भी डायग्राम बनाता जाता हूँ ना, इसका क्या है। तो 20 आएगा इसका एवरेज स्पीड 20 मीटर 20 आ रहा है, 20 तो आ ही नहीं सकता। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस तो 20 मीटर प्लस का 50 मीटर प्लस का 60 मीटर डिवाइडेड बाई, अब पहला टाइम कितना लगेगा? 5 सेकंड। 20 मीटर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, अगला चलेगा 5, अगला चलेगा 10, 60 डिवाइड बाई 6, 10 सेकंड में कवर होगा, तो ये 20 हो गया। ऊपर कितना आ रहा है? 130 डिवाइड बाई 20, 7.5 मीटर पर सेकेंड। पहले वही लिखा था फिर तो बस तुम लास्ट में गलत कर दिया करो ना, तो नंबर तो तुम्हें पूरे मिलेंगे 4 के 4, है ना। नहीं मिलेंगे ना तो फिर उसको, अपनी गलती को कभी भी जस्टिफाई मत करो। गलत है सर, मेरा -1 है बस, आपका 5 नंबर का लॉस है, बता रहा हूं ना, जरा सी गलती में। ओके, यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब आते हैं, अ मैन मूविंग इन द, सो 20 मीटर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे चला दो बच्चों, यहाँ पहुंच गए ना 20 मीटर चल के। सपोज दिस इज 20 मीटर। अब इसने 127 डिग्री का लेफ्ट की तरफ, इसका लेफ्ट की तरफ होगा, ऐसे जा रहा था, लेफ्ट इधर की तरफ होगा। 127 मतलब 90 से भी 127 मतलब ये इधर, तो ये जो डायरेक्शन ये होगा ना 37 डिग्री होगा, मतलब ये 53 डिग्री। इधर की तरफ 50 का टर्न ले लिया इसने ना, 50 का टर्न लेके यहाँ पहुंचेगा ये। कम से कम इस लाइन का डबल बनाना है, थोड़ी तिरछी हो गई लाइन। अपने पास ड्रॉ करने के लिए टूल्स हैं तो क्यों ना यूज करें उनको। ठीक है, ये यहाँ पे आके 50 मीटर चल के ना, अब इसने फिर क्या किया? 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स हिज राइट। अब इसका राइट किधर होगा? ये ऐसे आ रहा था, इसका राइट इधर की तरफ होगा। और कितना चला है? 60। तो फाइनल पोजीशन पता लगी तो मैं कहां पहुंच गया ये? ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इसका? इनिशियल से फाइनल जॉइन। तुम्हें लगता है कि तुम वैसे पता कर पाओगे इसको? इसका एक अच्छा तरीका बताता हूं मैं तुम्हें ना। एक बात बताओ मेरे को, ये एंगल कितना था? 53, क्योंकि 127 है ना, ये 127। ये होगा 37, ये वाला 53 होगा, ये 37 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री था, उन्होंने बोला है ना। डिस्प्लेसमेंट लिखना है हमें ना मेन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। एक तरीका होता है, तो मैं किसी महान इंसान ने पढ़ाया होगा एक तरीका कि आई कैप और जे कैप में तोड़ के चीजें आसान हो जाती हैं। पढ़ा है किसी ने? ओके, तो आई कैप और जे कैप में तोड़ो, फिर इनको, इसको लिख सकता हूं मैं 20 आई कैप। अब इसको देखो, इसके कंपोनेंट करो 50 के ना, 50 मेरा थोड़ी 50 cos 53, cos 53 कितना होता है? cos 53 जल्दी बता। 3/5, 3/5। तो 50 3/5 मतलब इधर आएगा 30 और इधर आएगा 40, तो माइनस का 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 60 cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5, 12 चौक 48 प्लस का 48 आई कैप, और वो कितना आएगा उधर? 36, 36 जे कैप। ये लो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। कितना आया? 20 माइनस का 10, तो ये आएगा 38 आई कैप प्लस का
38 आई कैप, जे कैप कितना हो जाएगा 76 जे कैप, ठीक है। और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 सेकेंड मतलब 19, 1.9 आई कैप प्लस का 3.8 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड भी बता देंगे, ठीक है। जस्ट एक वो जो वेक्टर में तुम्हें जो कराए थे ना, वेक्टर का रिवीजन भी अच्छे से करवाना था, ठीक है। ये हो गया। अब तुम ये नहीं कह सकते, जैसे तुम कहते थे ना कि हमें जो क्लास में पढ़ाया जाता है टेस्ट में कुछ और आता है, क्लास में हमें जो पढ़ाया जाता है उससे तो टेस्ट में बहुत ऊपर आता है, ऐसा होता था ना अभी तक। अब इस क्लास के बाद तो नहीं कहोगे कि जो क्लास में पढ़ा उससे ज्यादा टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लास में ही तुम उस लेवल का पढ़ रहे हो। इलस्ट्रेशन अच्छे लेवल की लग रहे हैं ना, है ना। ओके, इसका 8 को तो अच्छा, आपने टेस्ट नहीं पता था मेरे को ना। परसों ही बढ़ रहा है कि वो बात ओके, कराएंगे फिर, हम भी कराएंगे और क्या। नहीं हम नहीं कराएंगे फालतू में, पहले अभी नहीं कराएंगे, हमारे तो वैसे ऑनलाइन चलती रहते ना ऐप पे। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज स्पीड इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। आपको पोजीशन दे रखी है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 40 प्लस का 2, देन फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? तुम्हारा जो काइनेमेटिक्स का टेस्ट है वो कब है? 15 को है ना, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। हमारा तो तुम जो है ना कोशिश करना, ये गलतियां मत करना, सिली मिस्टेक ना जो तुम करती हो, उसको अगर तुमने अवॉइड कर दिया ना तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर नहीं आएगा कुछ तुम्हें उसमें। इन डीपीपीस को, जो मेरी वाली डीपीपीस, मेरी डीपीपीस को एंड तक करके जाओ, ठीक है, एंड तक सॉल्व करके जाओ, परेशानी नहीं आएगी, पूरा पेपर लगेगा कि ये क्या है, ठीक है। देखते हैं, मतलब ऐसा तुम बोलो, अभी तो मैं तो अपनी तारीफ अपने आप करता ही रहता हूँ। चलो हाँ भाई, क्या करेंगे इसमें? तूने ये पता कर लिया होगा कि 5 सेकंड में पार्टिकल कहाँ है, 0 पे कहाँ है, 0 पे तो पता ही नहीं किया है ना। टोटल टाइम ना, सो दिस विल गिव यू द रॉन्ग आंसर। नहीं 0 आ रहा है, ओके। सो चलो खैर, तुमने सर को सही प्रूव कर दिया, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिस्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, distance which is the first concept of physics and we don't know anything about it. बोल रहा था, मैंने कहा मान जाओ मेरी बात कि तुम्हें नहीं आती डिस्टेंस कैलकुलेट करना ना। डिस्टेंस बेसिकली पाथ को, हमें एक्चुअल पाथ को देखना होता है, ठीक है। जब भी डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होना चाहिए, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये गलत करवाएगा। क्या होना चाहिए, दिमाग में घंटी, ये लिख लेना इसको ना, घंटी बजनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम गलत होता है, क्यों?
क्योंकि डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है ना, हमें उसे स्टिक करना होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, तो हमें पूरे पार्टिकल के पाथ को जाके देखना होता है। ये तुम्हें क्या दे रखा है, पोजीशन। तुम्हें इससे ये पता नहीं लगेगा कि पार्टिकल चल कैसे रहा है। पता कैसे लगेगा, किससे पता लगेगा चल कैसे रहा है, वेलोसिटी से। पहले तुम्हें इसमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, dx/dt विच इज इक्वल टू माइनस का 2t प्लस का 4। अगर आप यहां से देखो ना तो वेलोसिटी 0 हो रही है t इक्वल टू 2 पे, और उससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव है, मतलब एट t इक्वल टू 2 वेलोसिटी इज चेंजिंग द साइन, मतलब डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें पहले देखना पड़ेगा t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे है। फिर 2 पे देखना पड़ेगा, तो 2 पुट करो इसमें, माइनस का 4 प्लस का 8, तो प्लस का 6 पे आ जाएगा, x इक्वल टू 6 कब, t इक्वल टू 2 पे। और फिर 5 पे चेक करो, माइनस का 25 और 20, नहीं माइनस 25 प्लस 20, तो माइनस 5 प्लस 2 -3 आएगा ना। t इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो पार्टिकल पता कैसे गया है, ऐसे और फिर ऐसे। सो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 2 से 6 तक गया 4, 6 से -3 तक आया 9, 13 मीटर। कितने टाइम में, 5 में। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 13/5 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस का ध्यान रखना आगे से ना। तो तुम जो आंसर दे रहे थे ना वो एवरेज वेलोसिटी का दे रहे थे, x इक्वल टू, वो t इक्वल टू 0 पे पता करो x को, जो कि 2 है, और फिर वो -3 आ रहा होगा, तो 5 तो माइनस का 1 आता है, -1 ना, -1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, दैट इज द वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन, a particle moves with v equal to t minus का 2 along x-axis with the initial position at x equal to 0, then find the average speed till the time particle return to its initial position। अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौट के आना है पार्टिकल, उस दौरान उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। एंड दिस इज अ लिटिल बिट मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, नॉट अ लिटिल बिट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखने में नहीं लग रहा है 2 लाइन का क्वेश्चन है, करो। कुछ x के साथ, यानी कि वो करना पड़ेगा, तो x के साथ अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट के आ गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन दे आर आस्किंग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो इट इज गोइंग फॉरवर्ड एंड कमिंग बैकवर्ड, तो यू हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस। आगे गया, लौट के आया। दो क्लासेस में ही कवर होगा मेरे ख्याल से, ये 2 क्लासेस में ही कवर हो पाएगा, क्योंकि अभी तो हमने मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही नहीं पढ़ा, वो और ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दोनों ना इसमें ना। नहीं, दो क्लास की कह रहा हूँ मैं, 2 क्लास में ही पढ़ा पाऊंगा इसका रेक्टिलिनियर को ना। नहीं, मोड नहीं बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो। सोचो जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे होंगे वो कहेंगे सर के बच्चे तो मूड ही नहीं होता उनका बनाने का क्वेश्चन, कैसा लगेगा। मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम ले लेके बताता रहता हूँ, युक्ता ये इतने अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे कोटा में, और तुम
चलो मैं इसका ना बहुत शानदार सा मेथड बताता हूँ आपको ना। मुझे वेलोसिटी क्या दे रखी है, फंक्शन ऑफ टाइम। और सबसे अच्छी बात बताया क्या है कि इसमें लीनियर रिलेशन दे रखा है टाइम का और वेलोसिटी का। मतलब अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तुम बोल रहे थे ना उस दिन कि सर स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ा रहे हो हमें पहले लेक्चर में, जस्ट बिकॉज के ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे उससे ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो इसकी स्लोप क्या होगी, इधर तुम v को v लिख रहे हो, ठीक है, इधर इधर तुम टाइम को, ठीक है ना, टाइम इधर और v इधर। तो हाँ भाई, स्लोप क्या होगा इसका, टेंजेंट मतलब स्लोप 1 के बराबर होगा ना, t का कोफिशिएंट जो है, और y इंटरसेप्ट क्या होगा -2। तो ये यहां से चलेगी लाइन, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी 0 कब होगी, t = 2 सेकंड पे, और ऐसे जाएगा। देखो पार्टिकल अपनी जगह पे वापस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम का। तो जितना ये एरिया होगा उतना ही ये वाला एरिया होगा, ये प्लस का ए होगा और ये माइनस का ए होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। युक्ता इधर ध्यान दो, ये एरिया और ये एरिया बराबर होने चाहिए, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया। तो मुझे डायरेक्ट पता लग गया यहां से यहां तक अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, मतलब t = 4 सेकंड पे, क्योंकि यहां से यहां तक 2 है तो ये भी 2 ही होगा, तभी तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम एरिया के होंगे, ठीक है ना। तो t = 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब तो मुझे बता सकते हो ये एरिया कितना होगा, a की वैल्यू कितनी होगी, हाफ बेस इंटू दिस 2 × 2, 2 के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। तो ये और ये दोनों एरिया क्या ये भी 2 के बराबर होगा, तो डिस्टेंस कितनी होगी 4, कितने टाइम में, 4 सेकंड में। कितना डिवाइड बाई टाइम, ये क्या होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी ना वो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। ग्राफ से कितना आसान हो गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ाता हूं मैं आपको ना, एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन उसी का है, हाँ उसमें ना अगले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा उसका पार्ट है। तो अगला आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, नहीं, v फाइनल वेक्टर माइनस का v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एवरेज हमेशा बड़े टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। छोटे टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन कर रहे हो तो वो फिर इंस्टेंटेनियस बन जाता है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके ये ध्यान रखना, वेक्टर का डिफरेंस है, ये वेक्टर होगा, it is a vector physical quantity in the direction of change in velocity vector, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी इज द एवरेज एक्सेलरेशन। चलो एवरेज एक्सेलरेशन के साथ साथ लगे हाथों अपन उसको भी निपटा देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ना। ये क्या होता है, ये होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज
ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर का टाइम रेट ऑफ चेंज होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो ए इज इक्वल टू आता है डीवी डिवाइडेड बाई dt, और ए इज इक्वल टू आता है v इंटू डीवी डिवाइडेड बाई ds। दो फॉर्मूला होते हैं इसके ना, ए इक्वल टू डीवी बाई dt और दूसरा होता है ए इक्वल टू v इंटू डीवी डिवाइडेड बाई ds। क्या ये बात समझ में आई? एक्सेलरेशन का यस, नेट फोर्स क्या लॉन्ग होगा, नेट नेट F इक्वल टू एम होता है ना, ठीक है। यस, इसका डायरेक्शन तो डेल्टा वी वेक्टर के लॉन्ग होगा। अब सुनो कुछ केसेस बताता हूं मैं तुम्हें ना, बड़े इंटरेस्टिंग से। अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो बेसिकली ए क्या होता है, ए होता है डीवी वेक्टर डिवाइड बाई dt। डीवी है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी इन dt टाइम, यही हुआ ना, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड इन dt टाइम। सो अगर मैं डीवी वेक्टर को लिखूं तो क्या ये ए वेक्टर dt के बराबर आ जाएगा? मतलब जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो किधर की तरफ होगा, जिधर एक्सेलरेशन है। ये इसकी मान लो किसी टाइम पे वेलोसिटी थी टी टाइम पे, ठीक है ना। तो टी टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, ये। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टी प्लस का dt टाइम पे v प्लस का dv वेक्टर के बराबर, ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब अगर dv वेक्टर और v वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो थोड़ी देर बाद जो स्पीड होगी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाएगा, तो ये स्पीड अप होगा। हाँ ठीक है ना। सो वेन एवर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन दी सेम डायरेक्शन, पार्टिकल स्पीड अप होगा। अच्छा ये ध्यान रखना, इस केस में dv बाई dt इज इक्वल टू dv मॉड बाई dt के बराबर है। दे बोथ आर सेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दिस इज द एक्सेलरेशन और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और इसी को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी का लॉन्ग होता है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है। स्पीड चेंज करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब जो वेलोसिटी का लॉन्ग होता है, ठीक है। यहां पे नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ही है, मतलब वही है, एक ही एक्सेलरेशन है। अच्छा और डेल्टा में क्या है? इन दोनों में दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, और ये वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज है, मतलब स्पीड का रेट ऑफ चेंज। तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के अलोंग जो कंपोनेंट होता है ना, वो स्पीड चेंज करता है। वेलोसिटी चेंज करने के लिए आप जरूरी नहीं कि स्पीड ही चेंज करो, आप डायरेक्शन चेंज करके भी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। अभी पता लगेगा, जब ऐसे चेंज करते हैं अगले केस में पता लगेगा ना, अभी रखो, ठीक है। अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, पार्टिकल स्लो होगा, ठीक है ना, तो पार्टिकल को स्लो कर देगा। थर्ड केस होता है अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, व्हाट विल हैपन? क्या इसका कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा? नहीं। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब स्पीड का रेट ऑफ चेंज जीरो, बट दिस इज नॉट जीरो। You got the difference? Yes. Only direction of motion will change. तो जो एक्सेलरेशन का जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कंपोनेंट होता है ना, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर पूरा टाइम ऐसा ही रहा, ठीक है, हाँ, थोड़ी देर बाद अगर 90 डिग्री एंगल नहीं रहा तो फिर तो चेंज होगा,
जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन जी नीचे, ये ऐसे, इस जगह पे स्पीड का रेट ऑफ चेंज 0 होता है। स्पीड मतलब ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज, जैसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये पता, इसको ध्यान रखना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलते हैं हम इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट थिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिफरेंट। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के लाइन में जो कंपोनेंट होता है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, वो स्पीड चेंज करता है। एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करता है। दोनों कंपोनेंट है तो स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी, या वेलोसिटी के अपोजिट होगा ना कंपोनेंट, तो स्पीड को स्लो करेगा, फास्ट करेगा, लेकिन इसमें स्पीड चेंज नहीं होगी। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें एक्सेलरेशन पूरा टाइम वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री बनाता है, इसलिए उसका स्पीड कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें एक मूवमेंट पे, एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 होता है। उसके अलावा क्या होता है, पहले जब तुम फेंकते हो तो वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, एंगल 90 से बढ़ा, तो इसका एक्सेलरेशन का पीछे की तरफ कंपोनेंट आता है, इसलिए ऊपर जाते टाइम पार्टिकल स्लो होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। फिर जब नीचे आता है ना, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आने लगता है, तो फिर नीचे आने पे फास्ट होता जाएगा, ठीक है ना, पार्टिकल जो है। ये समझ में आया? तो अब इसका चौथा केस क्या बन जाएगा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में ऐसा कोई एंगल है थीटा, तो इसका जो डीवी वेक्टर का मॉड बाई dt जो आएगा ना, वो a cos थीटा के बराबर आएगा, ये स्पीड चेंज करेगा। लेकिन डीवी वेक्टर बाई dt जो होगा वो a के बराबर होगा। तो जब तुम लिखते हो ना डीवी वेक्टर बाई dt, यू आर राइटिंग नेट एक्सेलरेशन, और जब तुम लिख रहे हो डीवी मॉड, मतलब स्पीड का रेट ऑफ चेंज, मतलब जो वेलोसिटी के अलोंग वाला कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, यू आर राइटिंग दैट ओनली। इसे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये स्पीड अप होगा बच्चों, पार्टिकल स्पीड अप, और इसके बाद एक और होता है वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। इधर इधर आएगा, स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन, और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, नहीं तो वो लाइन पे चल ही नहीं पाएगा। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के अपोजिट होगा, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए ना। अब हम अपनी डायरेक्शन, अब अपने डिस्कशन को रेक्टिलिनियर की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने मोशन के सारे पैरामीटर समझ लिए, लेकिन अभी इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताने वाला हूं ना, कि क्या दे रखा हो तो तुम्हें क्या पूछा है वो, तो क्या करोगे तुम, क्या दे रखा हो, क्या पूछा हो, क्या करोगे, ठीक है। 3 क्या हो गए, क्या दे रखा हो, क्या पूछा हो, क्या करोगे। तो अब उस पर आ जाते हैं। तो पहला वाला पार्ट देखो, अगर तुम्हें इफ x फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और v फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो एक्सेलरेशन जो होगा ना, वो x का तो डबल डिफरेंशिएशन होगा और वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन होगा। फंक्शन ऑफ टाइम दे रखे तो ऐसे कर लोगे, ओके। दूसरा, v वर्सेस t ग्राफ दे रखा हो, तो इसकी जो स्लोप होगी ये एक्सेलरेशन होता है। यहां तक भी क्लियर है, स्लोप ऑफ दिस। ये 2 चीज हो गई। तीसरा, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन हो फंक्शन ऑफ टाइम, और तुम्हें क्या पूछा हो, वेलोसिटी पूछी हो या डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, देखो डिस्प्लेसमेंट से चलोगे वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन, तो ये डिफरेंशिएशन करते हैं हम इधर। एक्सेलरेशन दे रखा हो, तुम्हें इधर जाना हो वेलोसिटी और उसकी तरह, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो dv इक्वल टू जो भी a दे रखा है ना फंक्शन ऑफ टाइम, इसको रखोगे यहां पे, तो यहां से तुम्हारे पास पता है क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू a dt, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी a dt के बराबर।
आ जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है ये एकदम टॉपिक का निचोड़ है एक तरीके से ना। चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो ए डी टी के इंटीग्रेशन से आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी एक और तरीके से आएगा, एरिया अंडर, नहीं, ए वर्सेस टी कर्व, ठीक है ना। एरिया अंडर टी, ए वर्सेस टी कर्व जो होता है वो क्या देता है, तो मैं चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, कहीं पर मैं चेंज इन वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है क्या एवरेज एक्सेलरेशन में? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ये होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी हम यहां से लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। या एवरेज एक्सेलरेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कैसे, एरिया अंडर ए वर्सेस टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये सारे के सारे तरीके हो गए इसको करने के, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करने के। एक फॉर्मूला हमने छोड़ दिया, ए इक्वल टू वी इंटू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। अगर ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, ठीक है, वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, फिर तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन है डीपीपी का, हमारी का डीपीपी नंबर 6 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5। तो 5 और कर लेते हैं बस, आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा, ठीक है। फिर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ग्राफ वाली चीजें अगली क्लास में करेंगे। वैसे तो ग्राफ वाली चीज मैं साथ में कवर कराता गया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ केसेस होते हैं ग्राफ के, उनको हम बाद में करेंगे फिर ना अगली क्लास। एक क्लास का लॉस हो गया ना हमें उधर उस दिन। तो या तो कोशिश करेंगे कि सैटरडे वगैरह को एक क्लास हो जाए अपनी ना। बताओ, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट ऑन अ सर्कल रोटेट एन एंगल थीटा, then for this angle rotated by the particle find displacement, find average velocity, change in magnitude of the velocity, magnitude of change in magnitude of velocity। बताओ, वो मैग्नीट्यूड को इधर लिख दिया फिर इधर लिख दिया। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, जैसे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दिस कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ना। तो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो पहले तो इसको करो डिस्प्लेसमेंट वाले को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट का, और ये वेलोसिटी का जो चेंज है ना, इसका रिजल्ट याद रखना है तुम्हें ना। इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ पे देखो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे फाइनली मान लो थीटा रोटेट करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है, इसको थीटा रोटेट करा देते हैं, तो ये आर है और ये भी आर है।
तो ये जो वेक्टर होता है ना ये वाला, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्या हम एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं? ये बताओ, अगर ये थीटा है तो ये एंगल π/2 माइनस का θ/2 होगा, और ये वाला भी π/2 माइनस का θ/2 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब मैं इसमें साइन रूल लगा रहा हूं, r अपॉन दिस, साइन के अंदर π/2 माइनस का θ/2 इज इक्वल टू s अपॉन साइन थीटा, साइन रूल। ट्रायंगल में बताया था ना कि दिस साइड अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस, तो यहां से s इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन थीटा को मैं लिख दूंगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 डिवाइडेड बाई, और ये साइन π/2 माइनस θ/2 कितना हो जाएगा? कॉस θ/2। तो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 2r साइन थीटा डिवाइड बाई 2। तो इस रिजल्ट को याद रखना है तुम्हें ना। टू आर साइन θ/2 इज द आंसर। हाँ, वेक्टर में भी तो कराया था। सिमिलरली डेल्टा वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो भी 2b साइन θ/2 के बराबर ही होता है, ठीक है ना? अगर स्पीड कांस्टेंट रही है तो, है ना? ये रिजल्ट याद रखना तुम्हें। कैसे आता है ये 2b साइन, यहां पे इसकी स्पीड v होगी, यहां पे इधर हो गई होगी। हाँ, अब इस वाले का आंसर 0 क्यों आया? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, उसका पूरा टाइम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इसलिए। लेकिन वो पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मॉड। तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वेलोसिटी वेक्टर सेम नहीं होगा फाइनल और इनिशियल। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं, इधर एक्स एक्सेस मान लूं, इधर मैं वाई एक्सेस मान लूं, अगर सपोज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पता है कितना आ जाएगा? वी जे कैप के बराबर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर पता है कितना आ जाएगा? इसके कंपोनेंट कर देंगे, ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, तो ये वाला थीटा होगा, तो माइनस का वी साइन थीटा आई कैप प्लस का वी कॉस थीटा जे कैप। अब दोनों का डिफरेंस लोगे ना, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, तो माइनस का वी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या 1 आई कैप नहीं, तो माइनस का वी साइन थीटा आई कैप, दिस माइनस दिस कॉस थीटा माइनस का 1 जे कैप, ठीक है? तो इसका जब मैग्नीट्यूड पता करोगे ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो इसमें से इसको माइनस करना है ना, प्लस 1 माइनस का 2 कॉस थीटा। तो v फाइनल माइनस का v इनिशियल जो है ना, यहां से हमारे पास 2b साइन थीटा, ये पता कैसे आया? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, 1 और 1 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस का कॉस थीटा जो होता है ना वो 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है, हमने पिछली क्लास में बताया था, तो बाहर निकलेगा, तो ये 2b साइन θ/2 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ये रिजल्ट याद रखने हैं। तो जैसे इसका आंसर आया 2b साइन थीटा
2 ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2r sin थीटा बाई 2। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा एंगल रोटेट करने में ये डिस्टेंस कितनी है r थीटा डिवाइड बाई v 2v डिवाइड बाई थीटा sin थीटा बाई 2 यह है ना। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विच इज 2v sin थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम r थीटा डिवाइड बाई v, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा ठीक है। टाइम r थीटा बाई v कहां से आया पता लगा? नहीं पता लगा भाई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता, यहां से यहां तक की अगर ये एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये r थीटा के बराबर, r इंटू थीटा के बराबर होगी ना। r इंटू थीटा को v0 से डिवाइड कर दिया। 8 क्वेश्चन हो गए आज के ना। अब आगे वाले क्वेश्चंस, क्या टाइम क्या हो रहा है? 5:55 हो रहा है।